गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि मैम ने कहा कि आज सेकेंडरी सेक्टर है, लेकिन उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई के लिए बोला। मैं थोड़ा सा उसमें करेक्शन करना चाहूँगी। इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई नेक्स्ट सेशन है। ये सेशन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए असाइन किए हैं। मैं शालू गोयल, डिप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट से। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। उसी के रेफरेंस में या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथन स्कीम्स के सौजन्य से हम ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, जिसमें कि हमें एक अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जो हमारी इकॉनमी है वो उसमें कौन कौन से किसका क्या रोल है, और उस रोल में हम OTD बनाने के लिए क्या मैपिंग कर सकते हैं, उसको हम समझ सकें। कहाँ क्या क्या गैप्स हो रहे हैं या फिर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इसी में आज मेरा सेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। तो मैं इस पर थोड़ा सा कोशिश करती हूँ आप लोग को बताने के लिए। जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव बता ही दिया है, इसमें एजेंडा ऑफ वर्कशॉप में हमारे ऑब्जेक्टिव वर्कशॉप है। फिर मैं इंट्रोडक्शन दूंगी थोड़ा सा सेकेंडरी सेक्टर का, और फिर हम लोग पैथोलॉजी क्या यूज़ करते हैं वो हम बताएंगे सेकेंडरी में, और कुछ हमारे इसमें जो है टेक अवेज हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है और इम्प्रूवमेंट्स के क्या क्या एरिया हो सकते हैं। ये हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारी जो है गवर्नमेंट OTD के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, और उसके लिए हर प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। टाइम टू टाइम इसमें काफ़ी सारे इंट्रैक्शंस, वर्कशॉप्स, कम्युनिकेशंस सब इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो इसमें इसी के उसमें एक ये अगला स्टेप है जो आज हम कर रहे हैं। इसमें अगर हम देखें, पूरी हमारी इकॉनमी 3 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जैसे कि ये हमारी वर्कशॉप कल से ही चल रही है, कुछ लोग यहाँ पे कल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ लोग अभी आज भी जुड़े हैं और आज में भी आज के सेशन में जुड़े हैं। तो उन्हीं को एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए, हमारी इकॉनमी 3 सेक्टर्स में जुड़ी है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में हमारे जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब कवर होते हैं, जो कि अभी तक लंच से पहले सेशन में हमारे कवर हुए हैं, कल से लेके आज तक। और अब लंच, आफ्टर लंच हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को कवर कर रहे हैं, और कल हमारा टर्शरी सेक्टर पे ओवरव्यू रहेगा। इसमें अगर हम देखें तो पूरी GSDP में हमारा प्राइमरी सेक्टर 26.7% के नियर अबाउट कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सेकेंडरी भी लगभग इतना ही है, 27%। सबसे ज़्यादा हमारा टर्शरी सेक्टर का इसमें कंट्रीब्यूशन है पूरी इकॉनमी में। अब प्राइमरी सेक्टर्स में जो लोग प्राइमरी सेक्टर देख चुके हैं उनका तो ठीक है, लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए कि कौन कौन से सेक्टर्स हमारे कवर होते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। सेकेंडरी में हमारे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड यूटिलिटी सर्विसेज। और टर्शरी में हमारे ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड बिजनेस सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। ये हमारी पूरी इकॉनमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सेकेंडरी सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर्स में हमारे मेजर 3 सेक्टर्स हैं: मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, और कंस्ट्रक्शन। इनका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का हमारा 12% का कंट्रीब्यूशन है, और इलेक्ट्रिसिटी का 3% और कंस्ट्रक्शन का 11%, टोटल सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग में हम किसको कवर करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में हमारी जितनी भी कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो कि
प्रोडक्शन कर रही है रॉ मटेरियल यूज़ करते हुए, या फिर किसी मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें, और उसके बाद हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको कि हम मार्केटिंग जिसकी हम कर सकें। तो ये सब हमारा मैन्युफैक्चरिंग में कवर होता है। इसमें हम लोग स्मॉल से लेके लार्ज सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ को हम इसमें कवर करते हैं, जिसमें MSME की भी हमारी सारी यूनिट्स कवर होती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो है आप सब लोग जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं मेनली हमारा इसमें जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन हमारी इसमें एक्टिविटी कवर होती है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई में जो भी हमारी इसमें वाटर से रिलेटेड अगर हमारी कोई एक्टिविटी है, सर्विसेज हैं, तो वो सब इसमें कवर होंगी। और कंस्ट्रक्शन, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसमें कवर होती हैं, जिनकी डिटेलिंग में आपको अभी नेक्स्ट सेशंस में बताया जाएगा। अब अगर हम देखें कि हमारा सेक्टर वाइज मैपिंग कैसे होती है, जैसे अभी आपने अगर प्राइमरी जो लोग अटेंड किए थे उसमें देखा होगा, तो उसमें हमारा इंस्टीट्यूशन वाइज नहीं रहता है। एक आप लोग जो डिपार्टमेंट्स हमको ओवरऑल सब फिगर्स दे देते हैं पूरे, चाहे उसमें प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, पूरा वो कवर करके देते हैं। उन्हीं फिगर्स को हम यूज़ करके अपना इकोनॉमी का एस्टिमेट्स निकालते हैं प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी में ऐसा नहीं है, वहाँ पर हम इंस्टीट्यूट वाइज इसको जो है, इंस्टीट्यूशंस वाइज जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या क्या इंस्टीट्यूशंस आते हैं हमारे, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, जनरल गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉर्पोरेट और अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। तो ये हमारा अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा केवल जनरल गवर्नमेंट नहीं रहता है, बाकी सब में हमारी जनरल गवर्नमेंट की के एस्टिमेट्स को भी हम कवर करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या हम मेथोलॉजी यूज़ करते हैं, जो सभी के लिए, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, इंस्टीट्यूशंस वाइज है हमारा जो कवर हो रहा है। तो उसमें अगर हम देखें पब्लिक के लिए हम कहाँ से डेटा लेते हैं, पब्लिक के लिए हमारे जो भी हमारे से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का हम या तो बजट डॉक्यूमेंट लेंगे या फिर उनके एनुअल स्टेटमेंट्स लेंगे पब्लिक सेक्टर के लिए। और प्राइवेट कॉर्पोरेट के लिए हमारा जो है एक तो है MCA डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटा रहता है, एक उससे लेते हैं, या फिर कहीं और अगर वो रजिस्टर्ड है अदर देन MCA तो उससे भी हम उसको कवर करते हैं, उसके भी हम एनुअल अकाउंट्स को ही इसमें कवर करते हैं। और अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जो कि कहीं पर भी हमारा एक रेगुलेटरी फॉर्म में नहीं है, जिसको हम अनऑर्गेनाइज भी एक तरह से कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज़्यादातर सब सर्वेस के बेस्ड हमारा ये डेटा रहता है, उसी से हमें इसको कवर करना होता है। जैसा अभी हुआ कि पब्लिक सेक्टर का हम इसमें डेटा लेते हैं, तो पब्लिक सेक्टर का हम डेटा कैसे कवर करते हैं इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। पब्लिक सेक्टर में हमारी दो चीज़ें आ रही हैं, एक डीज एंड एनडीज और एक जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट का जैसे मैंने बिल्कुल क्लियर बताया कि हमें उसे बजट डॉक्यूमेंट से हमें लेना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास सब बजट डॉक्यूमेंट, सबका डिपार्टमेंटल बजट होता है, उससे उसको कवर कर लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस एंड नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, दोनों ही वैसे पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं ये। तो इसमें हमारा जो भी हमारे डिपार्टमेंट के एंटरप्राइजेस हैं या नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं, उन सब के हमारे पास आप लोगों के थ्रू ही हमको उनके एनुअल अकाउंट्स मिलते हैं। हम लोग आपसे जो है उनको डिमांड करते हैं और आप हमको ईयरली बेसिस पे उनको प्रोवाइड कराते हैं, उसके बेसिस पर ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा डी और एनडी का हुआ इसमें। अब इसमें भी ये है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट से हम उसमें जो आपका एनुअल अकाउंट्स है उसमें हम क्या क्या लेते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स जो आप लोग अगर देख रहे होंगे किसी भी उसका बैलेंस शीट का पब्लिक कॉर्पोरेशंस का, तो उसमें हमारा कॉमन सबका जो रहता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सब हमारा हमें जो आपके एनुअल अकाउंट्स होते हैं उनसे मिल जाता है। और ये हमारा नेट वैल्यू एडिशन ऑफ दैट डी और एनडी कहलाता है। इसमें हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन उस पर्टिकुलर
डिपार्टमेंटल या नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज का हो जाता है। इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल्स का हम इसमें यहाँ पर ना कैलकुलेशन करके ये हमें पूरा सेक्टर वाइज मिलता है, जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल डिवीजन से वो कैलकुलेट करके ओवरऑल सेक्टर का दे देते हैं। पर्टिकुलर D या ND का हमको वो नहीं देते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में हम लोग क्या क्या लेते हैं, जितने भी आप लोग मतलब जो भी उस एंटरप्राइज में हमारे सैलरी बेसिस या अलाउंसेस हैं उन सबको हम उसमें कवर करते हैं। बेनिफिट्स इन काइंड्स है, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ लेवेजी, यूनिफॉर्म्स, कॉस्ट ऑफ रेशन मनी, ये सब चीज़ें हमारी आ रही हैं। सोशल बेनिफिट इन काइंड्स, जितने भी मेडिकल रिएम्बर्समेंट हैं, कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स वगैरह है, इस तरह की हम चीज़ें उसमें कवर करते हैं। या फिर अदर बेनिफिट्स इन कैश, जिसमें हमारा कि LTC है, HRA है, इस तरह के जो अलाउंसेस हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब हम लोग को मिलते हैं, या वो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज या नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा रहा है, वो सब इसमें कवर किए जाते हैं। इसके अदर देन हम इसमें पेंशन पेमेंट्स भी कवर करते हैं, और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ये भी इसमें कवर होता है। तो अगर इसमें हम देखें, ये उसी का बाइफर्केशन पीछे से यहाँ पे दिया है कि ये जो अप्रोच है ये केवल इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और उसी में ये एप्लीकेबल हो रही है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। इसमें वो का प्राइवेट कॉर्पोरेट, अच्छा प्राइवेट कॉर्पोरेट का हम लोग कैसे, वो था पब्लिक सेक्टर के लिए। अब ये आता है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट में हम कैसे लेते हैं। तो प्राइवेट कॉर्पोरेट में भी हमारे पास जितने भी रजिस्टर्ड हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उन सबको सबके बैलेंस शीट्स बनती हैं, सबके एनुअल अकाउंट्स बनते हैं, तो उन सबको किसी न किसी सोर्स से उसको कवर किया जाता है। जैसे कि MCA का डेटा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है एंटरप्राइजेस, उन लोग के लिए बाइंडिंग होती है कि वो उसको एनुअली अपना वहाँ पर स्टेटमेंट सबमिट करें। जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स का स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, उसी तरह से उन लोग के लिए भी बाइंडिंग रहती है कि वो लोग अपना जो है स्टेटमेंट वहाँ पे सबमिट करें। तो उसी डेटाबेस से हमको उनके इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें कि वो हम यही फैक्टर्स कवर करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यहाँ पर हम इन फैक्टर्स को इसमें कवर करते हैं, और प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गुड, इसके जो भी एंटरप्राइज का है उसको भी लेते हैं। अब हमारा रह गया है कि अनऑर्गेनाइज या अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर अगर हम बोलें, तो इसमें जैसा मैंने बताया था कि बाकी सब हमारा ऑर्गेनाइज है, तो वो या तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगा या कहीं डॉक्यूमेंटेड होगा। एक यही ऐसा सेक्टर है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड मोस्टली रहता है, बहुत ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहता है, तो इसको हमें सर्वे बेस्ड ही इसको कवर करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन पर वर्कर लेने की कोशिश करते हैं, और नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स। तो इस सर्वे ये बड़े ह्यूज सर्वे होते हैं, तो इनको एवरी ईयर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसको बेस ईयर के कॉन्सेप्ट पे इनको अप्लाई किया जाता है। तो जब एक बार बेस ईयर पे आपका निकल गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन पर इफेक्टिव एम्प्लॉय और नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो उसी के बेस पे हमारा बेस ईयर का एस्टिमेशन निकला। फिर उसको हम सब्सिक्वेंट ईयर्स में किसी न किसी मेथड से मूव ऑन करते हैं, और तब करंट ईयर का हम उसमें एस्टिमेशन ड्रॉ करते हैं। तो प्रेजेंटली हमारा चूँकि बेस ईयर 11-12 चल रहा है GDP के कैलकुलेशन के लिए, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, तो हमारा अभी ये सर्वे अभी 60 NSS सर्वे, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ 67th राउंड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं GVA पर इफेक्टिव एम्प्लॉय के लिए, जो कि 2010-11 का है। और इफेक्टिव वर्कर्स के लिए हम नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ 68th राउंड यूज़ कर रहे हैं, जो कि 2011-12 का है। खैर अभी रिसेंटली थे करंट सर्वेज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम लोग भी इसको कंडक्ट करा रहे हैं,
तो जल्दी ही इनको यूज़ करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आज के सेशन पे आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम देखेंगे कि अगर पहले तो इसकी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर लें, जैसे कि पहले ऊपर भी मैंने बताया था, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसी भी मटेरियल के केमिकल या मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जनरेट हुई हैं और उनका हम मार्केट में उनको सेल आउट कर सकते हैं, उनको हम मार्केटिंग उनकी कर सकते हैं, तो वो जिस भी एंटरप्राइजेस के थ्रू कवर की जा रही है वो सब हमारे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कवर होते हैं। तो पूरी हमारी स्टेट इकॉनमी में 12% का कंट्रीब्यूशन है। और जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारा कुछ उसमें पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेट और अनइनकॉर्पोरेट पार्ट था, तो एक हमने देखा कि पब्लिक प्लस प्राइवेट मिला के हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड हमको सब डॉक्यूमेंट्स उसके अवेलेबल हो रहे थे। एक अनइनकॉर्पोरेटेड पार्ट है जिसका हम सर्वे के थ्रू कवर कर रहे हैं, वो अनऑर्गेनाइज है। तो उनका कंट्रीब्यूशन देखें तो ऑर्गेनाइज हमारा 71% के नियर बाय आता है कि जो हमको ऑर्गेनाइज डेटा एक रूप में हमें अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज पार्ट हमारा 28% रहता है, जिसको कि हमें सर्वे के बेस पे एस्टिमेट करना रहता है। इंस्टीट्यूशंस हमारे वही हैं, जनरल गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक और अनइनकॉर्पोरेटेड। लेकिन हर सेक्टर में हर इंस्टीट्यूशन को कैसे मेज़र करना है उसकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में पब्लिक सेक्टर को कैसे कवर कर रहे हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। पब्लिक सेक्टर में जैसा कि ये खुद से डिक्लेयर है कि गवर्नमेंट सेक्टर एक तरह से ये है, तो इसमें हमारा पब्लिक सेक्टर का जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निकालते हैं एस्टिमेशन, इसमें हम रेलवे वर्कशॉप्स एंड प्रोडक्शन यूनिट का एस्टिमेशन करते हैं, प्लस हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज हैं उनको लेते हैं, और प्लस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज को इसमें हम कवर करते हैं। रेलवेज में हम क्या लेते हैं, इसका हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। कल मैम ने, हमारी एडी मैडम ने बताया था कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो सुपर रीजनल रहते हैं, तो रेलवे भी एक तरह से उसमें ही है ये। तो उसको नेशनल लेवल पे कवर किया जाता है और फिर यहाँ पर हर स्टेट को जितनी भी स्टेट वाइज उनकी स्ट्रेंथ रहती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की या फिर उनके प्रोडक्शन यूनिट की, उसके बेसिस पे इसको एलोकेट करके हमको इसका एस्टिमेट प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसी तरह से जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं वो हमारे स्टेट के भी होते हैं और सेंट्रल के भी होते हैं। तो सेंट्रल की जो डीज होती हैं, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस होते हैं, उनका भी सेंट्रल लेवल पे कैलकुलेशन होता है। CSO इसको करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जो स्टेट की उनकी स्ट्रेंथ होती है डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस के, उसके बेस पे ये इसको कैलकुलेट करके एलोकेट करके हमको फिगर्स प्रोवाइड कराता है। स्टेट की चूँकि उसमें जो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं वो बट ऑब्वियस है कि हमारे ही अंडर में आती हैं, स्टेट के ही अंडर में आती हैं, तो उनका हम अपने डायरेक्ट आप लोगों के थ्रू उनको हम ले लेते हैं। इसके लिए हमें अलग से आपसे अकाउंट्स ऐसे नहीं लेने होते हैं, इसका बजट अकाउंट से हमको इसको फिगर्स डेराइव हो जाती हैं। अब इसके बाद बारी आती है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस भी हमारे स्टेट के भी होते हैं और सेंट्रल के भी होते हैं। सेंट्रल में भी यही है कि जो सेंट्रल के नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं वो नेशनल लेवल पर कैलकुलेट किए जाते हैं, उनका एस्टिमेशन वहीं पर किया जाता है नेशनल लेवल पर, और उनको स्टेट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग या उनके फिक्स एसेट्स के अकॉर्डिंग उनको एलोकेट कर दिया जाता है। जो स्टेट नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं उन सब की हम आपसे बैलेंस अकाउंट्स के एनुअल बैलेंस शीट्स की हम जो है आपसे डिमांड करते हैं, और उनको जो भी आपसे लेटेस्ट हमको मिलती है उनके बेसिस पे उनको हम कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं।
ये पब्लिक कॉरपोरेशन था, अब इसमें आया है प्राइवेट कॉरपोरेशन। तो प्राइवेट कॉरपोरेशन में हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दो मेन फैक्टर्स रहते हैं। एक हमारा है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। चूँकि ये एक डॉक्यूमेंटेड वे में हमको सब मिल जाता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज हमारा जो हमारे स्टेट में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो डिफरेंट 7 एक्ट्स में, अभी इसको मैं आगे दिखाऊंगी, उनमें अगर कोई रजिस्टर्ड यूनिट है और वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से कंसर्न है तो उन सब को उस सर्वे में हम एक पूरा लिस्ट बना के एक फ्रेम डेवलप करते हैं और उसी के बेसिस पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों का सर्वे एवरी ईयर इसको कंडक्ट करती है। उसी के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग एस्टिमेट्स निकाल के उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। आगे इसको और अभी ब्रीफ मतलब इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। और जैसा अभी मैंने पहले भी बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में वैसे तो सभी के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए कि वो अपनी जो है बैलेंस शीट्स को एनुअली मेंटेन करे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के लिए है कि उनको जो भी उसके अंडर में रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं वो एवरी ईयर उनको डेटा अपना एनुअल अकाउंट्स का सबमिट करे। तो उस पर मोस्टली वो सभी लोग का डेटा मिल जाता है और उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलकुलेट करके, एस्टिमेट करके हमको उसको प्रोवाइड कराती है। अभी इसमें एक चलिए अच्छा आगे इसको बता देंगे, एक पार्ट और इसका है। पहले एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। हमारा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या क्या हम कौन कौन से एक्ट्स को कवर करते हैं। तो इसमें हमारा कंपनी एक्ट है, यही जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का एक्ट है 1956। फिर सेकेंड एक्ट हमारा जो मेजर एक्ट है 1948, जिसमें कि 2M1 और 2M2 की कंडीशंस को जो फुलफिल कर रहे हैं उसी को हम इसमें करते हैं कवर। शॉप एंड कमर्शियल एक्ट, अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है तो उसको कवर करते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड और डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, इन सभी एक्टिविटीज़ को हम इसमें करते हैं कवर। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज को करने के लिए पहले इन्हीं सभी एक्ट्स में जितनी भी हमारी रजिस्टर्ड यूनिट हैं एवरी ईयर उनको अपडेट किया जाता है। यहाँ पे फैक्ट्रीज से रिलेटेड लोग भी होंगे और लेबर से रिलेटेड लोग भी होंगे, सभी लोग, तो उनको आइडिया है कि उनके साथ में एवरी ईयर आप लोग के एवरी मंथ में कैसे एवरी डे ही रजिस्ट्रेशंस पर डे होते हैं और उसमें कुछ डिलीशंस भी होते हैं जिनको कि आप लोग अपने पोर्टल पर या अपने कहीं रिकॉर्ड्स में उसको मेंटेन करते हैं। तो आप ही लोगों से हम लोग इनकी लिस्ट लेकर एक फ्रेम अपडेशन करते हैं। हम लोग से मतलब स्टैटिस्टिक्स विंग वाले, इसमें स्टेट का रोल नहीं है फ्रेम अपडेशन में, केवल एक कोऑर्डिनेटर का रोल है। ये मेनली जो फ्रेम अपडेशन का काम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे लखनऊ के रीजनल ऑफिस के थ्रू किया जाता है। इस बार तो आप लोगों के थ्रू हमको काफ़ी टाइमली सब डेटा मिल भी गया था और इसको हम लोगों ने रीजनल ऑफिस से शेयर भी किया था। तो उन्हीं एक्ट्स की इंफॉर्मेशन इसमें हम लेते हैं और इसमें फ्रेम में हमारा जितने भी न्यूली रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज है उनको ऐड किया जाता है। साथ ही साथ अगर सर्वे के दौरान हमें कोई फैक्ट्री बंद मिल रही है एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स से, तो उनको इसमें से डी रजिस्टर्ड भी कर दिया जाता है या उसके अकॉर्डिंग इसके फ्रेम का अपडेशन हम करते हैं। इसमें फ्रेम में भी हमारे 2 पार्ट रहते हैं। जैसे फैक्ट्रीज में सबको मालूम है कि आप लोग उसमें नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का एक कहीं रिकॉर्ड रखते हैं कि आपके अप्रॉक्सीमेटली कितने एम्प्लॉयज़ होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो अगर जैसा मुझे मालूम है कि उसमें 50, 100 और इस तरह की आप लोग का रहता है, तो इसमें भी हम लोगों ने फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिन फैक्ट्रीज में हमारे 100 और मोर वर्कर्स होते हैं या फिर जिन फैक्ट्रीज का एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 या 2 से अधिक यूनिट्स हैं जिनका कि जॉइंट बैलेंस शीट्स बन रही हैं, उन सब को हम सेंसस सेक्टर में कवर करते हैं या फिर उनको हम बोल सकते हैं कि उनका पूरा हम
सर्वे करते हैं, टोटल यूनिट्स का सेंसस करते हैं उनका हम। अदर देन जो इनके बच जाती है रेस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज जो रहती हैं, उसमें से हम सैम्पलिंग के बेसिस पे उनका सर्वे कर तब एस्टिमेट्स एवरी ईयर इसके ड्रॉ किए जाते हैं। ये एक मैं आपको थोड़ा सा व्यू देना चाह रही हूँ, उसमें थोड़ा सा क्लटर्ड था। एएसआई फ्रेम जैसा कि मैंने बताया कि हमारे सीआईएफ से चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री से हमको लिस्ट मिल जाती है, उसके बेसिस पे हम व्यू इसको कर रहे हैं। फैक्ट्री क्या है हमारी, कोई भी प्रोमेसिस जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वो उसमें प्रोसेस में इंक्लूड है, उसको हम इसमें कवर करेंगे। अब रिसेंटली जो 2M1 की डेफिनेशन है जिसमें 20 और मोर वर्कर्स विद पावर, और 2M2 में 40 और मोर वर्कर्स विदाउट पावर। फैक्ट्री एक्ट में तो वैसे इनका सेक्शन 85 भी है जिसमें कि इनके पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन हम इसमें जो हमारा सर्वे होता है उसमें 2M1 और 2M2 को ही हम इसमें कवर करते हैं। फैक्ट्री एक्ट का अगर हम लोग देखें तो एज ऑन हमारे पास 2017 मार्च 2017 में 15,242 फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड थी और 22 में 19,976 थी। और एएसआई फ्रेम अगर हम देखें, जो कि मैंने यहाँ बताया कि हम एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का सर्वे करते हैं, तो उसमें 15,357 फैक्ट्रीज हमारी एज ऑन मार्च 2017 को थी, और मार्च 2022 को एएसआई फ्रेम में हमारी 17,106 फैक्ट्रीज थी। और जैसा मैंने अभी बताया था कि एएसआई फ्रेम में भी हम कुछ सेंसस यूनिट्स करते हैं, मतलब उनको हम उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करके उन सबका सर्वे किया जाता है, तो वो हमारी 100 और मोर वर्कर्स की हैं, और कुछ को हम सैम्पलिंग बेसिस पे सर्वे करते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट में हमारी 100 और मोर वर्कर्स की जो फैक्ट्रीज हमने देखी हैं एज ऑन 2022 मार्च में 5,812 थी, और एएसआई फ्रेम में हमारी 2,647 फैक्ट्रीज थी। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक हमने इधर की साइड फैक्ट्रीज एक्ट का दिखाया है, दूसरी साइड हमने एएसआई फ्रेम का दिखाया है। तो मैं इसको दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे अच्छे ग्रो कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, ये सब हमारे अच्छे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छी डेवलप नहीं हो रही है। इसमें मेनली चित्रकूट, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, इस तरह की इसमें हमारी पिक्चर आ रही है। तो इसी पे हमें थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। ये मोर देन 100 फैक्ट्रीज का है। अब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ की टाइमलाइन क्या है हमारी, तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ में हमारा टारगेट क्या रहता है, जैसे आप लोग भी नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की बैलेंस शीट्स को अपलोड करते हैं या मेंटेन करते हैं, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बाद वो आप मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है 30 सितंबर तक आप लोग की ये फाइनल होनी चाहिए, और उसके बाद ही वो आप पब्लिक डोमेन में या कहीं भी आप उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी ब्याह पे भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद ही हमारा सर्वे स्टार्ट होता है। जैसा अगर हम देखें कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड हुआ है, तो 22-23 की पहले हम फैक्ट्रीज का अपडेशन करेंगे, उसके बाद उसमें से हम सर्वे जो हमारा पूरा फ्रेम बन जाएगा उसी में से हम सर्वे स्टार्ट करेंगे, और सर्वे के बाद ही हम उसका एस्टिमेशन निकालेंगे, और तब जाके हम उसको अपने एस्टिमेट्स में यूज़ करेंगे। तो अभी रिसेंटली हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 ही ख़त्म हुआ है, तो मई में हम लोग ने आप लोगों से डिमांड की थी फैक्ट्रीज़ वालों से कि हमको अपनी लिस्ट दे दें फाइनेंशियल ईयर में कितनी रिसेंटली फैक्ट्रीज़ आपकी ऐड हुई या डिलीट हुई, तो वो हमको इस बार मिल गई हैं, और उन्हीं को हमने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट को उसको भेज दिया था फ्रेम को अपडेट करने के लिए। फ्रेम अपडेशन का काम जून टू जुलाई होता है, इसीलिए रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर जैसे उनका जून टू जुलाई अगर फ्रेम अपडेशन का काम है, अगर हम उनको लिस्ट वो जुलाई के बाद प्रोवाइड कराते हैं तो वो हमारा उसमें गैप मेंटेन हो जाता है। तो इसके लिए टाइमलीनेस बहुत ज़रूरी है कि हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फैक्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन उसका सही से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए ये है कि अगर टाइमली डेटा अवेलेबल होगा तो वो अपनी जगह रिफ्लेक्ट करेगा और हमारी जीडीपी में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। जून टू जुलाई एनएसओ का फ्रेम अपडेशन का टाइमलाइन रहती है। जून टू जुलाई जब फ्रेम अपडेट हो जाता है उसके बाद उसमें से सेंसस के लिए तो ठीक है 100% सर्वे करना ही है, लेकिन साइमल्टेनियसली हम सैम्पलिंग सर्वे भी उसका करते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का। तो सैंपल ड्रॉ किया जाता है, सितंबर तक सभी के एनुअल अकाउंट्स भी रेडी हो जाते हैं, इसीलिए इसको मोस्ट ऑफ द टाइम 30 सितंबर के बाद स्टार्ट किया जाता है। तो 30 सितंबर के बाद स्टार्ट होता है ये सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इन द मीन टाइम दिसंबर टू जनवरी एक नोटिफिकेशन भी वो लोग इशू करते हैं कि हमको ये आपका डेटा एस्टिमेशन के लिए चाहिए जो कि इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन हमारा देगा। फरवरी टू अगस्त हमारा जो है ये सर्वे होता है और जो हमने सर्वे किया उसके बेसिस पे हमारे एनुअल अकाउंट्स के बेसिस पे क्या मैन्युफैक्चरिंग की एस्टिमेट्स रहे या क्या ग्रोथ रही, इन सबको शेयर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ का एक अलग से विंग है जो कि इस सर्वे को कंडक्ट करता है, और एस्टिमेशन का एक अलग विंग है जो कि एस्टिमेट्स को बनाता है। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विंग है वो इनकम एस्टिमेट्स बनाने वाले विंग को अप्रैल में इसको शेयर करता है। नॉर्मली इन सब प्रोसेस में हमारा 2 इयर्स का टाइम लैग हो जाता है। जैसा कि आप अगर देख रहे हैं कि कोई सर्वे हमने अगर अभी दिसंबर में स्टार्ट किया तो उसके रिजल्ट्स हमको नेक्स्ट ईयर में मिल पाएंगे। ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात थी जहाँ पे हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक ऐसा पार्ट भी हमारा है कि जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स हमको इजीली अवेलेबल नहीं हैं। तो अनकॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस का जो ये सेक्टर है हमारा, इसमें मैंने बताया है कि हमारा सर्वे बेस्ड रहता है। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम सर्वे से ही कवर करते हैं और ये बेस ईयर के सर्वे से ही होता है। तो प्रेजेंटली मैन्युफैक्चरिंग में हमारा एंटरप्राइजेस सर्वे जो 67th राउंड में हुआ था एनएसएस के 2010-11 में सर्वे हुआ था, उसके बेसिस पे हमने पर एंटरप्राइजेस हमारा क्या इफेक्टिव उसका वैल्यू एडिशन रहा ये निकाल लिया। साथ में उसमें कितने एंटरप्राइजेस में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स उसमें एंगेज्ड हैं, उनका क्या पर इंडस्ट्री में हमारे क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको हमने निकाल लिया। तो ये बेस ईयर के एस्टिमेट्स हो गए और इसको फिर हमने फर्दर सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए पर्टिकुलर इंडिकेटर से मूव ऑन किया। तो पर्टिकुलर इंडिकेटर से मूव ऑन कैसे किए ये सब मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगी, एक स्लाइड में मेरे पास है। ये पूरा एक अगर आप पिक्चर देखें इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग का आप फिगर्स पे मत जाइएगा, थोड़ा सा इसके हेडिंग्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर पहला कॉलम देखें तो ये हमारे सीरियल नंबर है इससे, और सेकंड कॉलम में हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हम देखेंगे हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को हमने 30 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इसमें हमारी सारी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट कवर हो रही है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। जैसे इसमें जो है हमारा प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, फिश, फ्रूट्स, इन सब का आ रहा है।
तो जैसा कि आप लोग अगर प्राइमरी सेक्टर वालों की अक्सर ये भी क्वेरी रहती है कि जो हमारे प्रोसेसिंग हो रही है वो कहाँ जाती है, तो वो हमारा, चूंकि जैसे कि मैंने बताया था कि हम कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ करके अगर उसका हम थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा भी कर रहे हैं किसी भी मेथड से, तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कवर हो जाता है। तो इसीलिए इस एक्टिविटी को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा कि हम सेकंड देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री में ना कवर होके यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे लगता है कि हमारा ये प्राइमरी सेक्टर से कवर होना चाहिए, लेकिन ये वहाँ नहीं, यहाँ पर कवर हो रहा है क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। तो इसमें आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज दे सकते हैं, जैसे ब्रिवरेज इंडस्ट्री है, टबैको इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज होंगी। इसमें आप अपने आप को इससे कोरिलेट थोड़ा बहुत कर पा रहे होंगे अगर कुछ इससे रिलेटेड पर्सन्स यहाँ पे होंगे। इन सब इंडस्ट्रीज में जितनी भी हमारी ये इंडस्ट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं, इसमें अगर हमारा कोई पब्लिक कॉरपोरेशन से रिलेटेड एंटरप्राइज भी इन्वॉल्व है तो उसको भी हम कैप्चर कर रहे हैं, चाहे फिर वो रेलवे हो या डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज हो या नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज हो, या फिर हमारी अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री भी इसमें वर्क कर रही है, प्राइवेट एंटरप्राइज भी काम कर रहा है, तो उसको भी हम कवर कर रहे हैं। उसको कवर करने के लिए प्रेजेंटली हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में हमारा सभी, जैसे कि था कि आपने देखा होगा उसमें कंपनी एक्ट भी इन्वॉल्व था और डिफरेंट 7 एक्ट्स भी इसके इन्वॉल्व थे इसमें, फैक्ट्री एक्ट के अदर देन। तो उसमें से केवल हम उसका नॉन कॉर्पोरेट पार्ट लेते हैं और कॉर्पोरेट पार्ट को हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकाउंट्स से, डेटाबेस से हम उसको कवर करते हैं। नॉन कॉर्पोरेट पार्ट में क्या क्या आता है, कोई आइडिया है किसी को? नॉन कॉर्पोरेट पार्ट में जितनी भी आपके प्रोप्राइटरशिप्स होंगे, सोसाइटीज़ हैं आपकी, या फिर पार्टनरशिप है, इस तरह के सब आपके नॉन कॉर्पोरेट में आते हैं। नहीं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, ये कोई वो नहीं है क्राइटेरिया। अगर कोई मतलब इंडिविजुअली अपना केवल जो है प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहा है तो वो नॉन कॉर्पोरेट में आएगा हमारा। हाँ, पार्टनरशिप नॉन कॉर्पोरेट में है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हाँ, तो नॉन कॉर्पोरेट वहाँ से कवर कर रहे हैं और कॉर्पोरेट पार्ट हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, ताकि हमारी उसमें डबलिंग ना हो, डबल अकाउंटिंग ना हो, इसलिए वहाँ से। वैसे एसआई में हमारा कॉर्पोरेट पार्ट भी कवर होता है, लेकिन वहाँ से उसको छोड़कर हम उससे केवल नॉन कॉर्पोरेट पार्ट ले रहे हैं और एमसीए से हम उसका प्राइवेट कॉर्पोरेट पार्ट हम एमसीए से कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा ये टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, पब्लिक प्लस प्राइवेट कॉर्पोरेट को मिला के। और दूसरा रेस्ट ऑफ द जो बचा, जिसको हम कहीं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको हम अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंटेड नहीं है कहना चाहिए, अकाउंट फॉर तो करते हैं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उसको हम अनऑर्गेनाइज या अनइनकॉर्पोरेट के थ्रू उसको कवर कर रहे हैं। ये एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू देने के लिए मैंने कोशिश की है कि हमारे, तो अगर हम देखें तो इसमें हमारी केमिकल इंडस्ट्री है, अदर फूड प्रोडक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, कोक एंड रिफाइनरी है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स है, या नॉन मेटेलिक। ये लगभग हमारे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है 50% उसका जो है ये मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कवर करती हैं। रेस्ट ऑफ द जितनी भी ये टेबल में आपको शो की गई है, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वो सब 50 में आ रही हैं। मैडम, एग्रीकल्चर का जो सब्जियां हैं कोल्ड स्टोरेज में आती हैं, कोल्ड स्टोरेज में मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगी क्या? नहीं, हॉर्टिकल्चर में नहीं, उसमें अगर प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग अगर इन्वॉल्व है, प्रिजर्वेशन थोड़ा भी इन्वॉल्व है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। जैसे आलू अगर सीधे भी जाता है तो एग्रीकल्चर में, हाँ, लेकिन स्टोरेज में जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। नहीं 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 नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। मतलब जैसे कि अगर आप मिल्क का करें, मिल्क
हाँ, मिल्क का ही लें। हमारा अगर मिल्क आप प्रिजर्व कर रहे हैं, केन्स में है, बॉटल्स में है, सभी तरह से एप्लीकेबल है, तो वो सब हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट सेल आउट हो रहा है तो वो हमारा उसमें एनिमल हस्बेंड्री में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेकेंडरी में इन्वॉल्वमेंट पूरा है। ये अच्छी बात है मेरे लिए कि यहाँ पे शायद एनिमल हस्बेंड्री से भी लोग बैठे हैं, तो वो अगर डेयरी का वो इसके थ्रू कोरिलेट कर पाएंगे। तो हम लोग इसमें आप लोगों से डायरेक्ट कोई डेटा, इसमें हम एक सर्वे के थ्रू डेटा अपना कलेक्शन करते हैं, तो उसी का हमारा अगर फ्रेम अपडेशन रहे टाइमली और वो हमारे सर्वे में सारी फैक्ट्रीज कवर हो जाएं जितनी की हमारी न्यूली रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज आई हैं, तो वो भी हमारे इकॉनमी में उनका कंट्रीब्यूशन कवर हो सकेगा। ये एक तरह से हमारी ड्यूटी ही है कि वो हमारा उसमें कोई भी ना छूटे। इसके लिए हमारे अभी प्रमुख सचिव सर के लेवल पे काफ़ी इसमें प्रयास हुआ, तो उसमें हम लोगों ने कोशिश की थी कि जितनी भी हमारी अगर कोई फैक्ट्री छूट गई है तो उसको हम उसमें इन्वॉल्व करा लें। इसमें फैक्ट्रीज वालों से भी काफ़ी हम लोगों ने हेल्प ली थी उस टाइम। तो मेजर एक ये इशू है। उसके बाद ये भी है कि जो भी हम आपसे एनुअल अकाउंट्स आपसे डिमांड कर रहे हैं तो वो हमको टाइमली मिल जाए ताकि उनका एक्चुअल रिफ्लेक्शन हमारा जीएसडीपी में आ सके। दूसरा एक ये भी है कि कोई भी हमारी नॉन डिपार्टमेंटल या डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस ऐसी ना हो जो कि उसमें इंक्लूड होने से रह जाए, सब कोई भी हमारी ना रहे। तो इसमें एक मैं स्लाइड लाई तो थी, देखती हूँ उसमें होगा। अभी मैं एक लिस्ट आपको दिखा शेयर मतलब विजुलाइज करा दूंगी कि जो है कौन कौन सी हमारे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस में तो हमारी जितनी भी जैसे कि वो गवर्नमेंट प्रेस है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, या फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ना बात करें तो रेलवे है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, ये सब हमारे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस में आएंगे। और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस भी हमारी जितनी शुगर मिल्स हैं या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अपट्रॉन है, इस तरह की जितनी भी हमारी एंटरप्राइजेस हैं वो सब हमारे नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस में आएंगे। बेल है, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है, शायद वो स्लाइड रह गई है। एक चीज़ इसमें और मेरे को आपको बतानी है, जैसे कि ये हुआ था कि हमारा एएसआई का सर्वे एटलीस्ट 2 ईयर्स के टाइम लैग पे होता है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद तो हम उसको स्टार्ट कर पाते हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद, फिर एटलीस्ट 6 मंथ्स उसके डेटा कलेक्शन में और एटलीस्ट 6 मंथ्स हमारे उसके एस्टिमेट्स को फाइनल करने में लगते हैं। तो जब तक वो डेटा हमारा अवेलेबल नहीं होता है तब तक उसमें हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है एक हमारा, जो कि स्टैटिस्टिक्स विंग के थ्रू ही ये कैलकुलेट होता है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसी के बेसिस पे हम एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करते हैं। मूव ऑन करके ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारी सेंट्रल नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज और स्टेट से रिलेटेड नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज हैं। मैं इसको यहाँ पे इसलिए शो कर रही हूँ कि थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा, और ये भी एक रिक्वेस्ट है कि इनके अदर देन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड आप लोगों की नॉलेज में हो तो ये हम लोगों ने सबको लेटर भी भेजा था, हमारे प्रमुख सचिव सर की तरफ से आपके डिपार्टमेंट्स को भी लेटर गया था कि कोई भी अगर हमारी नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज अगर छूट रही है तो उसको हमें इन्फॉर्म जरूर कर दें कि ये हमारे स्टेट में एक्टिव है और उसका हम कंट्रीब्यूशन ले सकें। तो ये केवल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एनडीज हैं। 34 एनडीज ऐसी हैं जो कि सेंट्रल की हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और स्टेट में हमारे काम कर रही हैं, और ये 7 के करीब हमारी स्टेट एनडीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं। ऐसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड केवल 7 इसमें हैं जिनको हम अभी अकाउंट फॉर कर रहे हैं। तो इससे भी आपको एक व्यू मिल सकता है कि हम लोग इसमें क्या क्या कवर करते हैं। इसके
अदर देन अगर किसी की कोई क्वेरी हो